कबीरा साहित्य अकादमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज से हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 की कहानियों को। वन बाय वन सारे कहानी पढ़ेंगे और कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अभी तक हम देख रहे हैं सुबह के टाइम हम पढ़ते हैं PYQ सीरीज, जिसमें अभी हमारा यूनिट 7 का ही PYQ चल रहा है, जिसमें हम 2019 से लेकर 2024 तक के सारे PYQ के उनके व्याख्या के साथ पढ़ते हैं। उसी तरह क्रम में हम आज से शाम के टाइम जो है हर दिन ये पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बात नामक कहानी। और ये आज पहला क्लास है। इसके बाद ढुलाई वाली पढ़ेंगे। इसी तरह से हम सारी कहानियों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम निबंध का खंड शुरू करेंगे। तो सब कुछ जो है हम इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली कहानी से। आज का कहानी है चंद्रदेव से मेरी बात। ये जो है कौन सी विधा में लिखा गया? सबसे पहले तो यही मान लीजिए, लाइन देके पूछ ले, चंद्रदेव से मेरी बात ये कौन सी विधा में है? तो ये कहानी विधा है। विधा जो है कहानी है। अब इसकी लेखिका या लेखक कौन है? तो इसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। इन्हीं का छद्म नाम जो है ये बंग महिला है। इन्हीं का ही जो है छद्म नाम है। अब सबसे पहले देखते हैं लेखिका का परिचय पढ़ लेते हैं हम। हिंदी की प्रथम कहानीकार श्रीमती राजेंद्र बाला घोष या छद्मनाम बंग महिला। ये लेखिका जो है पहली महिला कहानीकार हैं, इसीलिए जो है हिंदी का प्रथम कहानीकार लिखा गया। श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, जिनका छद्म नाम बंग महिला है, का जन्म 1882। इनका जन्म कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। इनका जन्म बनारस में हुआ था। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापा मार लेखिका है। ये बात हम जब PYQ पढ़ रहे थे तो उसमें भी बताए थे कि बंग महिला पहली जो है छापामार लेखिका है। इनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष था और माता का नाम नीदर वासनी घोष था। उनको बचपन में किस किस नाम से बुलाते थे? रानी और चारूबाला। यानी कि लेखिका को जो है बचपन में रानी नाम से बुलाते थे और चारूबाला, इस दो नाम से जो है उनको बुलाया जाता था। और उनका पूर्ण विवाह जो है पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ। ये पूर्ण चंद्रदेव इनका नाम है, ये एक ही नाम है इनका। मतलब राजेंद्र बाला घोष जी के जो पति हैं इनका नाम है पूर्ण चंद्रदेव। और इन्होंने सन 1904 से लेकर 1917 तक रचनाएं जो रचनाएं इनकी हुई हैं ये 1907 से लेके 4 से लेके 1917 तक हुई हैं। और जो कि विभिन्न अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। जैसे चंद्रदेव से मेरी बात कहानी है, ये किस में प्रकाशित हुई है? सरस्वती में हुई है। और ये कब लिखा गया था? तो ये 1904 में लिखा गया था। तो इसी तरह से जो है इनकी और भी कहानियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अपने 2 बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गई। इनके बच्चों का 2 बच्चे थे इनके, उनका असमय मृत्यु हो गया और पति का भी जो है निधन हो गया। इस सदमे के कारण वे मौन हो गई और लेखनी को भी विराम दे दिया। मतलब 1917 तक ही उनकी रचना इसीलिए है क्योंकि उनके 3 लोगों का परिवार में 2 बच्चे और उनके हस्बैंड जो है इन सबका असमय मृत्यु हो गया, जिसकी वजह से वे शांत हो गई और लिखना भी उन्होंने बंद कर दिया। अब देखते हैं उनकी कौन कौन सी कहानियां हैं मुख्यतः। तो इसमें से 2 कहानी जो है आपके सिलेबस में भी है, चंद्रदेव से मेरी बात और ढुलाई वाली। ये 2 कहानी आपके सिलेबस में है। तो पहली कहानी इनकी कौन सी है? चंद्रदेव से मेरी बात 1904 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी है कुंभ में छोटी बहू। इसका प्रकाशन कब है? 1906। उसके बाद है ढुलाई वाली। ये कब आया? 1907 में और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। फिर आता है भाई बहन नामक कहानी। ये 1908 में बाल प्रभाकर पत्रिका में जो है ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आता है दलिया नामक कहानी। ये 1909 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद आता है छठवें नंबर पे हृदय परीक्षा। 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। चलते हैं अब इस कहानी की तरफ चलते हैं। इस कहानी के अभी तक क्या था कि लेखिका का परिचय था। अब चलते हैं इस कहानी के मुख्य बिंदुओं की तरफ। इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे चंद्रदेव से मेरी बात कहानी पहले निबंध के रूप में, सबसे पहले जो है कहानी के रूप में नहीं प्रकाशित हुई थी, ये पहले निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। बाद में इसे कई पत्र पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। पहले ये निबंध के रूप में प्रकाशित हुई और बाद में जो है इसे कहानी का रूप दे दिया गया। किसके द्वारा? अनेक पत्र पत्रिकाओं के द्वारा। लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने अपना निबंध नवनीत में लिखा है चंद्रदेव से मेरी बात कहानी नहीं निबंध है।
किसने जो है, ये सवाल पूछ सकता है कि किसने चंद्रदेव से मेरी बात को कहानी नहीं बल्कि निबंध कहा है। तो किसने कहा है? लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने। और किस जगह पे कहा है? तो अपने निबंध नवनीत में इन्होंने इस बात को कहा है। और हम जब पीवाईक्यू पढ़ रहे थे तब भी हमने उसमें बताया था कि यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया कहानी है। इसमें जो है चंद्रदेव को पत्र लिखा जाता है लेखिका के द्वारा। तो इस तरह से यह पत्रात्मक शैली है। और जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव, वो भी जो है पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। शिव शंभू के चिट्ठे, और ये भी जो है पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। चलते हैं कहानी के आगे। कहानी इसके बाद आते हैं कुछ और जो है इसके मुख्य बिंदु है। देखते हैं कौन कौन सा है। इसके मुख्य बिंदुओं में है, बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय, उस समय वायसराय कौन था? करजन। 1904 की बात है, तो उस समय जो है वायसराय करजन थे। और उसकी व्यवस्था पे व्यंग्य किया गया। मतलब अंग्रेजी व्यवस्था पे जो है इस कहानी के माध्यम से एक व्यंग्य किया गया था। जिसमें जब आप कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि चंद्रदेव को गौरांग बताया गया कि आप जो है यहाँ आके नौकरी कर सकते हैं, आपको पेंशन मिलेगा, कमीशन और मिशन बहुत पसंद है, इस तरह की लाइनें आएंगी। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन किया गया है। तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का, उस समय जो है पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा समस्या आर्थिक थी, फिर राजनीतिक और सामाजिक समस्या एकदम चरम पे थी अपने, तो उस पर जो है व्यंग्य किया गया है और उसका चित्रण कर दिया गया है। फिर बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो गया था। 1903 में जो विभाजन जो है पूरा 1908-9 में हुआ था, लेकिन जो शुरू हो गया था 1903 से ही सरकारी स्तर पे शुरू हो गया था। और 1904 में जो है तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हो गया था। मतलब 1904 में जो प्रकाशित कर दिया गया था जनता के द्वारा, लेकिन विभाजन बाद में हुआ था। तो वो भी जो है उसका विचित्र हुआ है। बंग महिला ने बंगला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया, जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। इन्होंने कई हिंदी अनुवाद भी किया बंगला साहित्य के। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। इस कहानी में देश के बदहाल आर्थिक दशा, देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र है। कौन कौन सी बात का? आर्थिक दशा का जिक्र है, देश में बेरोजगारी जो फैली हुई है उसका जिक्र हुआ है, और नारी के साथ जो अमानवीय व्यवहार होता है उसका भी जिक्र है। आगे चलते हैं, देखते हैं। सन 1911 में नागरी पिचारडी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। 1911 में जो है इनका जो है एक पुस्तक प्रकाशित हुआ था कुसुम संग्रह। इसका प्रकाशन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। चलते हैं आगे, कुछ और मुख्य बातें दी हुई है। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में जो है वही पत्र के माध्यम से जो है व्यवहार करती हैं, तो इसमें संवाद होता है एक तरह से। और संवाद क्या होता है? एकालाप होता है। अगर कह दे तो इसे एकालाप कर लेना, क्योंकि सिर्फ यही उसमें जो है कहेंगे। अब चंद्रदेव थोड़ी बात करेंगे। एकालाप मतलब जो एक ही साइड से बातें हो रही हों, इस तरह से। फिर अब कहानी में पात्र, तो ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। कहानी में जो है एक भगवान चंद्रदेव और दूसरा लेखिका स्वयं बंग महिला जी। इसमें बाकी और पात्र का नाम आएगा, जैसे एक प्रोफेसर गज्जर का नाम आएगा, धनवंतरी का आएगा, इसी तरह से बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे। तो वो नाम जो है मुख्य रूप से नहीं है, लेकिन और नाम आएंगे, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बात में किन किन नामों का जिक्र हुआ है, तो इसलिए आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ये हो गया अभी तक आपका लेखिका का परिचय और कहानी का जो है का परिचय और कहानी का संक्षिप्त भूमिका हो गया। अब आते हैं मुख्य कहानी पे। मूल कहानी जो है यहाँ से शुरू होता है। पढ़ते हैं अपने मूल कहानी की तरफ। मूल कहानी अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। मूल कहानी का शुरुआत किस शब्द से होता है? तो मूल कहानी का शुरुआत किस शब्द से होता है? भगवान चंद्रदेव। इस कहानी इसको जो है इस शब्द से कहानी का शुरुआत होता है। इसके लिए आप करिए क्या, ये PDF तो आपको मिल ही जाएगा, एक नोट से जो है साथ में लेके बैठिए। जो मुख्य मुख्य मैं बताऊंगा वो नोट करते चलिएगा, वहाँ से सवाल बनेगा। चलते हैं आगे। आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। अपने आप को जो है दासी कहती हैं और कोमल चरणों में प्रणाम कहती हैं। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी भी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना।
अच्छा कहती हूँ सुनो, अब शुरू करते हैं कहना। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। यानी कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था पहली बार, तभी आपका भी सृजन हुआ होगा। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यहाँ सवाल बन सकता है कि चंद्रदेव को लेखिका ने क्या कहा है? पुराने बूढ़े, जवान, या कि ऐसे चार ऑप्शन दे देगा तो इसमें क्या कहा है? पुराने बूढ़े। लेखिका ने चंद्रदेव को पुराने बूढ़े कहकर संबोधित किया है। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट या महकमा ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपको आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी देती है? मतलब आपकी जो सरकार है, क्या वो पेंशन भी देती है? नहीं देती। बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई। यहाँ जो है एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं न्यायशीलता, ये एकदम व्यंग्य से कह रही हैं कि न्यायशीलता गवर्नमेंट में अब तक होते तो आपकी पदोन्नति या प्रमोशन हो गया होता। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत में कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते, अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना लोक। और आगे चलते हैं। अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ है? मतलब अभी तक बता रही थी कि अपना परलोक बना लेते क्योंकि काशी में जाकर के जो है हरि नाम लेते, लेकिन फिर इन्हें याद आता कि आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब आपको परलोक कैसा बनाना भाई? अब आप अमर है तो आपको परलोक कहाँ बनाना है? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होती हैं। यहाँ देखिए फिर से जो है व्यंग्य की हैं, क्योंकि जैसे पृथ्वी पर मनुष्य पक्षपाती हो गया था क्योंकि जो अंग्रेज थे वो मतलब श्वेत रंग के थे, उसी तरह से तो वो अपने श्वेत रंग वालों के साथ जो है पक्षपात करते थे। उसी तरह से देवता भी जो है, देवताओं में ये जो चंद्रमा है ये श्वेत रंग के हैं, इसीलिए देवता भी जो है कैसे पक्षपात कर लिए। देखो ना, चंद्रदेव को अमर अमर देकर अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही के क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें। यहाँ देखिए पहला नाम आता है, पहला नाम किसका आएगा ये लिख लीजिएगा। सबसे पहला नाम, सवाल पूछ सकता है चंद्रदेव से मेरी बात कहानी में सबसे पहला किसका नाम आता है? सबसे पहला आता है लॉर्ड कर्जन का। ये कर्जन नामक जो है व्यक्ति का नाम आता है, इसे लॉर्ड कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आशा है कि आपको सादर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि भाई आप भी को मतलब श्वेत रंग के हैं, तो क्यों ना जो है आपके आपके मतलब एप्लीकेशन का आह्वान जो है क्यों नहीं वो करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृषांग तो है नहीं। कृषांग मतलब काले रंग के जो कि होते हैं उन्हें कृषांग कहते हैं, तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनका गौरांग जाति जो है कुपित हो उठेगा। भाई आप भी गोरे हैं वो भी गोरे हैं, तो आप तो काले तो है नहीं कि जो है उनको मतलब उनका गौरांग जाति जो है कुपित हो जाएगा। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्य दक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य भेज देंगे। देखिए फिर से यहाँ जो है कटाक्ष करने वाली है, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अति प्रिय है। मतलब यहाँ बार बार मिशन बन रहे हैं, साइमन मिशन और भी ऐसे कई सारे कमीशन बन रहे थे, तो उसका जो है पक्ष इन्होंने कहा है कमीशन और मिशन दोनों उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। इस तरह से कर्जन जो है दो बार शायद थे, एक पहले आए फिर चले गए थे, फिर दोबारा जो है आए थे, तो इस तरह से इन्होंने उस पर कटाक्ष किया है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे वे सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया। मतलब आपके यहाँ जो नीति पहले से चली आ रही थी वही आज भी चल रही है, जबकि हमारे यहाँ क्या है कि एकदम आकाश पाताल की तरह से परिवर्तन हो गया है।
मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीणप्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ, एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपका हॉलीडे अवश्य रहता है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ मतलब वही जो अमावस्या का दिन होता है उस दिन चांद निकलता नहीं है, तो वहाँ उसी का बात की है कि उस दिन तो आप फ्री रहते हैं, उस दिन आके भारत में देख लीजिए। और यहाँ देखिए फिर से कटाक्ष उन्होंने किया है कि अब तो भारत के संतान जो है लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगते हैं, और आप इतने दूर हैं इसलिए आपको शायद दिख नहीं रहा होगा भारत वासियों का दिन नहीं क्या दशा हुआ है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी, उस समय राजधानी क्या थी? कलकत्ता। पूछ सकता है कि चंद्रदेव में मेरी बात के समय जो है भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। को देख लेना ही तो उचित है। जहाँ वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। तो यहाँ किसका नाम है? विश्वकर्मा का भी नाम आ गया है, विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिने जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां करती हैं, वे बेचारे भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो गई हैं। ये किसकी बात हो रही है? यहाँ आपकी सहयोगी दामिने। यहाँ दामिने किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ दामिने है बिजली के लिए। जो बिजली, आकाशीय बिजली होता है, उसको यहाँ दामिने कहा गया। जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखोलियाँ करती हैं, यहाँ बिजली की बात हुई है कि हम लोग बिजली से जो है मशीनें चलाना शुरू करती है, उसकी बातें कर रहे हैं। वह बेचारी भी वहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, देखिए अब भगवान किस किस नाम से जो है इनको संबोधित करती हैं। पहले जो है अभी कहीं है पुराने बूढ़े, फिर आ गया भगवान निशानाथ। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बात कहानी में चंद्रमा को किस किस नामों से संबोधित किया गया है? निशानाथ से भी संबोधित किया है। जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अर्थात पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा का सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथ पे बढ़ गया है। मतलब जैसे कोई भी गाड़ी चलती है अग्नि के ही थ्रू चलती है ना। ट्रेन चल रहा है, उस समय जो ट्रेन था कोयले की मदद से, कोयला से आग जलता था। इस तरह से सारी गाड़ियाँ जो है अग्निदेव के ही माथे मढ़ दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी रथों का वाहन कर रहे हैं। मतलब यहाँ रथों से कौन सा गाड़ियों की बात हो रही है? जो कार थी या फिर जीप थी या फिर जो है ट्रेन, उनकी बातें हो रही हैं। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी या बिजली, जो अभी बात हुआ था कुछ समय पहले, उसकी बात हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी को ला दी पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी का साहस नहीं हो सकता था, वही आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है, वह चू तक नहीं कर सकती। और क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी प्रवृत्ति ही लिखा था। हरि पदो भाव भावा त्रिलोक पावनी सुरसुरी के खोटे दिन भी आ गए। यहाँ भी किसका नाम आया है? हरि पदो भा त्रिलोक पावनी सुरसुरी के भी खोटे, ये नाम जो है ये भी लिख लीजिएगा, ये नाम पूछ सकता है कि भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही हैं। उनके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खंभे काट दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र, यहाँ देवराज सुरेंद्र इंद्र की बात हो रही है कि कलकत्ता को, इस नाम को भी लिख लीजिएगा, नाम से सवाल आ सकता है कि कौन कौन सा नाम जो है आया है कहानी में।
देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पढ़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगे। देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ व्यंग चल रहा है। विश्व पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारी है। वहाँ के फोर्ट विलियम कॉलेज, इसका स्थापना कब हुआ था? यूनिट 4 में यहाँ से सवाल आ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कब हुआ था। तो ये 1800 में हुआ था गिलक्रास्ट के द्वारा। फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कौन है? कार्तिकेय बाबू, यानी कि शिव जी के जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र कार्तिकेय, उनकी बात हो रही है। कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। उनका वाहन भी वह सुंदर मयूर है। उनका वाहन जो है क्या है? मोर जो है उनका वाहन। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ का मिंट या टकसाल को देखकर सिंधु तनया, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्र, यहाँ किसका किसका नाम? माता लक्ष्मी का आया है और कुबेर का नाम, ये दो जो है नाम आए हैं, कुबेर और माता लक्ष्मी। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोपादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत है करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक, शशधर, शाशालाछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ किस किस नाम से जो है उन्हें पुकारा गया है या कौन कौन सा उन्हें जो है उपाधि मिला हुआ है। तो कलंकी, शशांक, शशधर और शाशालाछन, इन्हें जो है 4 उपाधि मिला हुआ है। तो ये नोट कर लें आप, ये चारों नाम। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के वैज्ञानिक पंडितों की चेष्टा से दूर हो जाए। यानी कि जो कलंक आप पे लगा हुआ दाग, चंद्र में जो दाग है, वो आज तक आप जब धो नहीं पाए हैं, सिंधु का पुत्र होने के बाद भी, उसके बाद भी आप धो नहीं पाए हैं, तो एक बार यहाँ आके देखिए, क्या पता यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, यहाँ के पंडित हैं, उनकी कोशिश से ठीक हो जाए। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया, किसका? महारानी विक्टोरिया नाम का भी नाम आया है, कि प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर, अभी हमने उनका नाम लिया था ना, प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वो फलीभूत ना होंगे? अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। शायद आप यह बात भी अभी तक शायद आप पर यह बात भी अभी विदित नहीं कि आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तब आप लोगों पर ग्रहण पड़ता है। ये बता रहे हैं कि जो है आप लोग पे ग्रहण कैसे पड़ता है, आपको शायद मालूम नहीं होगा। आप अभी भी वही पुराने सोच में होंगे कि राहु केतु जो है निगल लेते हैं, पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाए तब ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। ये देखिए कितना बढ़िया कटाक्ष इन्होंने किया है कि आपको जो है भ्रम होगा या आपका थोथा विश्वास है कि आपको राहु जो है निगल जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो है हमारे ग्रह की छाया आप पे पड़ती है, इसलिए आप पे ग्रहण लगता है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये आपका आखिरी पैराग्राफ है। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर कौन है? सूर्य महाराज भास्कर महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह सस्य श्यामलता स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एवं अन्य द्वीपवासी परम शक्तिशाली गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है, वह सब इन्हीं विद्या विरासत विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 महाराज नाम मात्र के हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं।
जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतने जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा सुखी है कि दुखी है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर, यहाँ फैमिली डॉक्टर की बात हुई है और फैमिली डॉक्टर हैं कौन? धन्वंतरी। यहाँ धन्वंतरी जी का भी नाम आया है तो इसको भी नोट कर ले। धन्वंतरी महाशय को और अपने देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को भी साथ लेते आए। यहाँ दो लोग की बात और हुई है। एक डॉक्टर साहब धन्वंतरी जी जो हैं और देवताओं के चीफ जस्टिस जो हैं चित्रगुप्त, उनको भी साथ ले आए। आशा है धन्वंतरी महाराज यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज, यहाँ प्लेग को जो है व्यक्ति बना दिया गया है। प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के आईपीसी या इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि या कानून में को बहुत कुछ सुधार सकेंगे। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी लेके चले जाएं। इस कहानी में किस आधुनिक यंत्र की बात हुई है? तो टाइपराइटर की जो है बात हुई है। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होगी, मतलब जब यहाँ प्लेग बढ़ेगा तब व्यक्ति जो है कि मृत्यु होगी तो ऊपर जाएगा तो वहाँ किसका काम बढ़ जाएगा? तो चित्रगुप्त का जो है काम बढ़ जाएगा क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं। सबका जो है क्या पुण्य पाप का हिसाब करेंगे तो उसके लिए टाइपराइटर की जरूरत पड़ेगी। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अब आता है आखिरी पैराग्राफ। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर खेद है आपने उसके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। वैसे जैसे हुआ था ना संवाद शैली में, पर यहाँ संवाद हुआ कहाँ? यहाँ तो एकालाप ही हुआ। अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को स्वीकार का सूचक समझती हूँ। इच्छा तो मेरी प्रार्थना को कबील करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर, मतलब भारत में एक बार घूमने आइएगा जरूर। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, सरस्वती, 1904 ईस्वी में। ये था आप आज का आपका कहानी। अब देखते हैं, ये आपका कहानी हो गया। ये आपको पीडीएफ जो है इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये आपका पहला कहानी था। कल जो है ढुलाई वाली चलेगा। इसी तरह से सारे कहानियों को हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, उनकी मुख्य पंक्तियाँ और उनके बारे में संक्षिप्त भूमिका, लेखक का परिचय, कब प्रकाशित हुआ, ये सब कुछ हम पढ़ते हुए चलेंगे। ज़रूरत हुई तो कहानी खंड खत्म करने के बाद इस पर हम सवाल लाएंगे। हर कहानी से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं इस पर भी हम क्लास करेंगे। अब देखते हैं जैसा भी होता है। कहानी पे क्लास भी हम करेंगे। इस तरह से आपका पूरा सिलेबस जो है जून से पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर सिलेबस पूरा कंप्लीट करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन आपको 2 वीडियो मिलता है। सुबह के टाइम आपको PYQ सेशन मिलता है जिसमें हम यूनिट 7 अभी शुरू किए हैं। 2019 से लेकर 2024 तक के सारे PYQ व्याख्या के साथ मिलते हैं। और शाम के टाइम आपको इस तरह का क्लास मिलेगा जिसमें ये कंटेंट वाली क्लास है। तो मिलते हैं आपसे अगले कहानी वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय।